हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास 7 की साइंस की क्लास में हम कर रहे हैं चैप्टर 1 पादपों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पार्ट 2 हम इसके कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 3। पिछली वीडियोस में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि पादपों में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। पोषण की विधियों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया था और पादपों में स्वपोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमने जाना था। पिछली 2 वीडियो में हमने पादपों में स्वपोषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरी तरह से समझा था। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि रंध्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है पादपों के अंदर, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, इसके बारे में भी हमने जाना था। और इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि पादपों में जड़ों द्वारा और तने द्वारा जल तथा खनिज लवण का परिवहन किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ हमने ये भी अध्ययन किया था कि मरुस्थलीय पादप जिनमें कि पत्तियां नहीं होती है, तना उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कुछ प्लांट्स की पत्तियां जिनमें जो रंग बिरंगी दिखाई देती है अन्य वर्णकों की उपस्थिति के कारण, परंतु उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही खाद्य निर्माण होता है। खाद्य संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल स्टडी हम करेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अत्यधिक आवश्यक है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ये प्रक्रिया केवल दिन के समय होती है। तो आज हम प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। ये एग्ज़ाम में भी आपके पूछा जाता है। तो एक्टिविटी के लिए आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक पॉटेड प्लांट, ओके। नेक्स्ट आपको चाहिए एक वॉच ग्लास, कुछ ब्लैक पेपर की स्ट्रिप्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, आयोडीन सॉल्यूशन, फोर्सेप यानी चिमटा, वायर गॉज और ट्राइपॉड स्टैंड, बुनसन बर्नर, अल्कोहल और 2 बीकर जिसमें जल भरे हो। क्लियर? चलिए अब हम इस प्रोसेस को कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको लेना है एक पॉटेड प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लेंगे, एक पॉटेड प्लांट। इस पॉटेड प्लांट को, पॉटेड प्लांट का अर्थ ये हो गया अच्छी तरह से ग्रो किया हुआ एक प्लांट आप लेंगे और उसे 24 घंटे के लिए एक डार्क रूम, अंधेरे कक्ष में रख देंगे। उसके बाद आप 24 घंटे बाद उस प्लांट को निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप उसकी पत्तियों को, एक पत्ती को ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर देंगे। उसके कुछ भाग को ही कवर करेंगे, बाकी के भाग को खुला रहने देंगे। अब इस प्लांट को हम क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद आप 3 से 4 घंटे बाद इस पत्ती को, जिसको आपने कवर किया था ब्लैक पेपर स्ट्रिप से, उसको निकालेंगे और प्लांट से अलग करके उसे वॉच ग्लास में ले लेंगे। इस वॉच ग्लास में अब इसे क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। बीकर में जल जो हमने पहले ही लिया था और उसमें ये पत्ती डालकर आप क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे। जब आप उसको बॉईल करेंगे आप देखेंगे कि उसका रंग थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अब आप क्या करेंगे, अल्कोहल, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे और उस अल्कोहल में ये टेस्ट ट्यूब के अंदर पत्ती डाल देंगे और उस पत्ती को हम क्या करेंगे, गरम करेंगे और बॉईल करेंगे। जब आप उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे तब आप देखेंगे कि उसका पूरा पर्णहरित यानी कि उसका पूरा क्लोरोफिल निकल जाता है और पत्ती रंगहीन हो जाती है। अब क्या करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब से पत्ती को निकालेंगे फोर्सेप की सहायता से
और दूसरा बीकर जिसमें हमने जल लिया था उसमें डालकर इस पत्ती को वॉश कर लेंगे, पत्ती को अच्छे से धो लेंगे। जब आप उसे धो लेंगे तब आप उसे क्या करेंगे, वॉच ग्लास में लेकर उस पत्ती पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें ड्रॉपर की सहायता से डालेंगे। जब आप इस पर आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें डालते हैं तब आप देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जिसे हमने क्या किया था, कवर किया था ब्लैक पेपर से, जिसे हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था, वह भाग क्या होगा, रंगहीन ही रहेगा और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो कलरफुल यानी कि नीला या बैंगनी कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि ये जो पत्ती का कवर किया हुआ पार्ट है वह बैंगनी रंग में चेंज नहीं होता है, वह रंगहीन ही रहता है और बाकी का रेस्ट पार्ट जो है वह नीला या बैंगनी हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपने क्या समझा, तो आपने इस पूरी प्रक्रिया से आपको ये पता चलता है कि जब प्लांट को आपने डार्क रूम में रखा था तब उसके द्वारा बना हुआ सारा भोजन जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पहले बना था, वह भोजन प्लांट ने उपयोग में ले लिया। अब वो स्टार्च फॉर्म में जो भोजन था वो क्या हुआ, पहले ही प्लांट ने उपयोग में ले लिया। अब जब आपने उसके पत्ती को कवर करके उसे सनलाइट में रखा तब क्या हुआ कि जो कवर पार्ट था उसने तो सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब नहीं किया और बाकी जो रेस्ट पार्ट था वह सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करने के कारण उसने भोजन संश्लेषण किया और भोजन संश्लेषित करके स्टार्च में बदल दिया। अब जब आप इस पत्ती का परीक्षण करते हैं तो परीक्षण करने के बाद आप क्या देखते हैं कि इस पत्ती से जो कलर था वो तो रंगहीन होकर क्लोरोफिल तो बाहर निकल गया और उसके कारण क्या हुआ, जो बचा हुआ पार्ट था उसमें जो स्टार्च था उस स्टार्च ने आयोडीन के साथ क्रिया की और उसे कौन सा रंग प्रदान किया, नीला और बैंगनी रंग प्रदान किया। आप ये जानते हैं कि आयोडीन जो है वह स्टार्च के साथ गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो पत्ती के रेस्ट पार्ट में जो भाग सूर्य के प्रकाश में उपस्थित था, जिसने सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब किया, उसने स्टार्च बनाया और स्टार्च की उपस्थिति के कारण ही वह क्या हो गया, नीला या बैंगनी हो गया। जबकि जो पार्ट कवर्ड था उसने सूर्य का प्रकाश नहीं लिया, इसलिए वह खाद्य संश्लेषण नहीं कर पाया और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण स्टार्च नहीं बना और वह कलरलेस रह गया। ओके, तो इस पूरी एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है, बिना सूर्य के प्रकाश के ये प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। क्लियर? तो आपको ये पता चल जाता है कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। तो कुल मिलाकर सूर्य जो है वो ऊर्जा का एक प्रथम स्रोत या चरम स्रोत माना गया है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो सूर्य से सारी ऊर्जा आगे चलकर हमको मिल रही है। तो ये प्रक्रिया कैसे संभव हो रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सूर्य की जो सौर ऊर्जा है उसे हरे पादप ग्रहण करते हैं, उसे रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन में कन्वर्ट करते हैं। कुछ भोजन का वो उपयोग करते हैं और अतिरिक्त भोजन को फूड की फॉर्म में वो अपने प्लांट्स के पार्ट्स में इकट्ठा करके रख देते हैं। इन्हें कौन खाता है? शाकाहारी। शाकाहारी सजीव जो होते हैं वह इन पादपों को खाते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखने की बात है कि पादप जो है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर रहे हैं, स्वयं उत्पादित कर रहे हैं, खुद अपना खाना बना रहे हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाएगा, प्रोड्यूसर्स कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, शाकाहारी पादप जो होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। जैसे आप क्या है, आप अगर किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से जो बाकी के सजीव जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर या उपभोक्ता कहलाते हैं। अब ये उपभोक्ता जो है वो श्रेणी में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे शाकाहारी हो गया, शाकाहारी कौन हो गया? जो डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे हैं वो शाकाहारी हो गए।
ओके, तो ये टिड्डा जो है वो शाकाहारी हो गया, मेंढक इस टिड्डे को खा रहा है तो वो मांसाहारी हो गया, सांप इस मेंढक को खा रहा है वह भी मांसाहारी, और गिद्ध जो है वो क्या कर रहा है, इस सांप को खा रहा है, तो ये सभी क्या है, मांसाहारी है। तो ये फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, इस तरह से चलेंगे, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ओके, तो ये लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, तो मैंने आपको ये समझाया कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्रथम स्रोत है, वहाँ से ऊर्जा पादपों को मिलती है और वो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और कंज्यूमर कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, जो इन अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। इवन हम यानी मनुष्य भी क्या है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। ओके, तो आपको ये खाद्य श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहती है। तो खाद्य श्रृंखला में प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं और बाकी सभी जो है वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो इसी प्रकार से जो ऊर्जा का स्रोत चलता है, सन से जो सनलाइट मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो सबसे पहले प्लांट्स को मिलती है, तो ऊर्जा का लेवल वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड पर वो कहाँ जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर तक, तो वो ऊर्जा का लेवल कुछ हद तक घटता रहता है, क्योंकि ऊर्जा कुछ एक स्तर से दूसरे स्तर से ऊर्जा ग्रहण करने में ऊर्जा क्या हो जाती है, व्यय हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि सेकंड लेवल तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है, थर्ड लेवल पर चलकर और कम हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादकों को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर द्वितीयक उपभोक्ता को और तृतीयक उपभोक्ता को। तो पोषण का जो ये स्तर चलता है उसमें उत्पादक को सबसे पहले ऊर्जा मिलती है और अधिक मात्रा में मिलती है, और इसी तरह से ऊर्जा का लेवल ऊपर चलते चलते घटता चला जाता है। ओके, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है ये क्यों आवश्यक थी, क्योंकि जब हम स्वपोषण और विषम पोषण प्रणाली को समझेंगे, उनमें डिफरेंस को समझेंगे, तब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पोषण का स्तर दोनों में किस प्रकार का होता है। तो अभी जो ये सारे के सारे जो कंज्यूमर थे, उपभोक्ता थे, वो सारे के सारे क्या है, विषम पोषण प्रणाली के पार्ट्स है, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स पर ही अपने भोजन के लिए वो निर्भर थे, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाए, इसीलिए वो क्या कहलाए, विषम पोषण प्रणाली के विषमपोषी जीव कहलाए। क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक यौगिक। ठीक है, आपको ये याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अणुओं से मिलकर बना एक यौगिक है। तो आप ये समझिए कि भोजन केवल क्या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही बनता है। हमने तो जब भोजन के संगठक पढ़े तब हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि हम प्रोटीन भी लेते हैं, वसा भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, खनिज लवण भी लेते हैं, इतने सारे पोषक तत्व हम लेते हैं और वो सभी प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट केवल भोजन क्या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही बनाता है? नहीं, प्लांट जो है वो भोजन प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण की फॉर्म में भी बनाता है, परंतु उसके लिए क्या आवश्यक है, नाइट्रोजन आवश्यक है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, जबकि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन भी आवश्यक है। तो प्रोटीन का जो संगठन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। आप ये हमेशा याद रखिएगा। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है जो कि नाइट्रोजन से ही निर्मित होती है। ओके, क्लियर। तो प्रोटीन, अब हम कह रहे हैं कि भोजन जो है प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से बनाते हैं, तो प्रोटीन के लिए वो नाइट्रोजन कहाँ से लाएंगे? तो देखिएगा, जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, गैस की फॉर्म में, है ना। तो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में गैसीय फॉर्म में उपस्थित है, परंतु मृदा में उपस्थित ये जो प्लांट्स है वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, तो वो नाइट्रोजन को किस प्रकार से लेंगे? वो नाइट्रोजन को मृदा से लेंगे। पर मृदा में नाइट्रोजन आएगी कहाँ से? तो देखिए, मृदा में जो नाइट्रोजन होती है वो
जीवाणुओं की सहायता से आती है। मृदा के अंदर कुछ छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके इस नाइट्रोजन को कुछ यौगिकों में बदल देते हैं। ये यौगिक जो है वो प्लांट्स आसानी से उन यौगिकों को, नाइट्रोजन के जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं जल की सहायता से, खनिज लवण की सहायता से। ओके, इस प्रकार से प्लांट्स को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। किसकी सहायता से, जीवाणुओं की सहायता से। ओके, तो ये क्लियर हो जाता है आपको कि जीवाणु मृदा में उपस्थित है। वो क्या करेंगे, वायुमंडल से ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन को किस में बदल देंगे, यौगिकों में बदल देंगे। इन यौगिकों को जल और खनिज लवण की सहायता से प्लांट्स ग्रहण कर लेंगे और इसी नाइट्रोजन की पूर्ति करके वह प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। उसी प्रोटीन को हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, दालों के रूप में। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ, फर्स्ट तरीका हुआ। सेकंड तरीका कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन किस प्रकार से जाए। फर्स्ट तो जीवाणुओं द्वारा चला गया, सेकंड किस प्रकार से जाएगा, तो जो खाद, जो उर्वरक हम डालते हैं किनको, प्लांट्स को। जो प्लांट्स, और आपने देखा होगा खेती करते समय किसान क्या करते हैं, खाद और उर्वरक ज़मीन में डालते हैं, फिर प्लांट्स को बोते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सारे प्रोसेस है, इन प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो सारे प्रोसेस है, इन प्रोसेस में क्या होता है, किसान जो खाद और उर्वरक मृदा में डालते हैं, उन्हीं खाद और उर्वरक में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं और वो नाइट्रोजन मृदा की सहायता से पेड़ों में, पादपों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लांट्स जो है वो अपने लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और प्रोटीन और वसा जैसे पदार्थों का, या प्रोटीन और वसा जैसे पोषक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। क्लियर, होपफुली आपको ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विषम पोषण प्रणाली। तो विषम पोषण प्रणाली, पादपों ने तो स्वयं पोषण कर लिया, विषम पोषण प्रणाली किस प्रकार से हुई, तो बाकी के जो सजीव है, जितने भी प्रकार के सजीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, स्पेशली आई मेंशन क्लोरोफिल नहीं होता, उनके शरीर में क्लोरोफिल नहीं होता, पर्णहरित नहीं होता, इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो वे अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, या तो पादपों पर निर्भर रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य जीव के द्वारा पादपों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मांसाहारी जंतु हो गए, मांसाहारी जंतु क्या करते हैं, शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, तो शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली मांसाहारी जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर तो हुए, पर इनडायरेक्ट रूप से। ओके, तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव स्वयं अपने लिए भोजन निर्मित नहीं कर पाते हैं, वे भोजन के लिए किसी अन्य सजीव या पादपों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषण प्रणाली कहलाती है और ऐसे सजीव विषमपोषी कहलाते हैं। अब विषम पोषण प्रणाली जो है वह भी 4 तरह की हो सकती है मुख्यतः। पहली परजीवी पोषण, सेकंड कीटभक्षी, मृतजीवी और सहजीवी। ओके, तो अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के तौर पर सबसे पहले लेने जाएंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किस प्रकार का होता है, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वपोषण और विषम पोषण में मेनली अंतर है क्या। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है। तो स्वयं पोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और विषम पोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाता है कि सबसे फर्स्ट डिफरेंस आप देते हैं हमेशा डेफिनेशन के थ्रू। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वयं पोषी कहलाते हैं, और जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं, केवल जंतुओं और दूसरे पादपों से निर्भर करते हैं, वे विषम पोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल है सभी हरे पौधे जो हैं वो स्वयं पोषी है, नील हरित शैवाल युगलीना ये सब क्या है, स्वयं पोषी है। इसी प्रकार विषम पोषी पोषण में युगलीना को छोड़कर सभी जंतु और अमरबेल जो हैं वो विषम पोषी पोषण में आते हैं। ठीक है, पादपों की बात कर रही हूँ। ओके, तो सेकंड पॉइंट, इसमें भोजन निर्माण हेतु हरित लवक पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया मेन डिफरेंस यही है, क्योंकि स्वपोषी पोषण जो है वही कर पाएंगे जिनके पास क्लोरोफिल होगा। तो क्या है, स्वपोषी जीव क्लोरोफिल रखते हैं, जबकि विषम पोषी जीवों के शरीर में क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया नहीं जाता है। ओके, स्वयं पोषी पोषण को प्रदर्शित करने वाले जीव जो है वो उत्पादक कहलाते हैं। मैंने आपको अभी इसीलिए समझाया कि प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं।
तो इसलिए वो क्या हो गए, उत्पादक कहलाएंगे। ओके, जबकि विषमपोषी पोषण करने वाले जीव जो है वो उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। पोषण का जो स्तर होता है स्वपोषी में वो प्रथम पोषी स्तर होता है। मैंने आपको कहा कि उत्पादक सबसे पहले स्तर पर आएंगे क्योंकि उन्हीं से भोजन हमको मिलेगा। ओके, विषमपोषी स्तर में क्या होगा कि वो कंज्यूमर जो हो सेकंड लेवल पर, थर्ड लेवल पर, फोर्थ लेवल पर चलते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो फर्स्ट लेवल के प्लांट से ही अपना भोजन लेते हैं। ओके, चलिए, स्वयंपोषी पोषण जो है वो सामान्यतः प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं या रसायनों के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण अपना भोजन बना ही नहीं सकते। वो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य प्लांट्स, अन्य जीवों पर ही निर्भर रहेंगे, इसलिए वे परजीवी, मृतजीवी या सहजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। स्वपोषण के बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। ओके, चलिए अब परजीवी पोषण को देख लेते हैं। यह पोषण की विधि जिसमें कि सजीव जो है वो अन्य सजीव पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। देखिए, विषम पोषण प्रणाली का ही एक पार्ट है, तो ऑब्वियसली वह भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर होगा। लेकिन इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है कि ये अन्य सजीव द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है, उसको छीन लेता है। यानी कि आप एक प्लांट ने अपना भोजन बनाया, ओके, पर उस प्लांट का जो भोजन है वो कोई अन्य प्लांट क्या कर लेता है, छीन लेता है। तो जो छीनने वाला प्लांट है वो तो कहलाता है परजीवी, और जिसने बनाया अपना भोजन, ठीक है, जिससे छीना गया भोजन, वो क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। तो देखिए, इसको अच्छे से समझिए। इस पोषण में भोजन ग्रहण करने वाला जो होगा वो तो क्या कहलाएगा, सजीव परजीवी कहलाएगा। आश्रय उसने लिया, भोजन उसने चुराया या भोजन उसने ग्रहण कर लिया, छीन लिया, तो वो क्या कहलाएगा, परजीवी, यानी पराश्रित, दूसरे पर आश्रित रहने वाला, अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहने वाला, बिना उसके वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, बिना परपोषी के वो जीवित नहीं रह सकता, बिना किसी अन्य से भोजन ग्रहण किए वो जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसा सजीव परजीवी कहलाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, परपोषी कौन है, परपोषी दूसरे का पोषण करने वाला। ठीक है, तो होस्ट कौन है, होस्ट कौन होता है, आपके घर में मेहमान आए तो आप होस्ट हो गए। ओके, आपके घर में मेहमान आए, मेहमान ने भोजन किया तो आप कौन हो गए, होस्ट हो गए, और जो मेहमान आपके घर में आया वो आपका गेस्ट है। ओके, तो इसी तरह से प्लांट जिसने अपना भोजन बनाया वो तो कहलाएगा होस्ट, यानी परपोषी। उस पर चढ़कर कोई दूसरा प्लांट उसी का भोजन छीन रहा है, उसी का भोजन ग्रहण कर रहा है, और उसके भोजन के कारण ही वह दूसरा प्लांट जीवित रह पा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, होस्ट या परपोषी कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह का प्लांट आपने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इस तरह का प्लांट आपने देखा होगा। बहुत बड़ा प्लांट होता है और उसी प्लांट के ऊपर पीले रंग की ये जो जाल जैसी संरचना आप देख रहे हैं, ये अमर बेल कहलाती है, जो कि एक परजीवी प्लांट है। ये किसी भी बड़े प्लांट के ऊपर उग जाता है और उस बड़े प्लांट का भोजन सारा ग्रहण कर लेता है। तो ये बड़ा जो प्लांट है वो तो कहलाएगा होस्ट। ओके, क्या कहलाएगा, होस्ट। और ये जो पीले रंग का जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, जो दूसरे के ऊपर चढ़कर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, वो कहलाएगा उसका परजीवी। ओके, चलिए, इसी तरह से जू, जोक और फीताकृमि जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो मनुष्य के या अन्य सजीव के शरीर पर ही जीवित रह पाते हैं, उनसे ही अपना पोषण ग्रहण कर पाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी हम इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा प्लांट, ये तो क्या है, पोषक पौधा। पोषक पौधा यानी ये कहलाएगा आपका परपोषी। क्या कहलाएगा, परपोषी, क्योंकि इसने अपना भोजन स्वयं बनाया। ओके, इस प्लांट पर ये जो लपेटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये अमर बेल है।
ओके। अमर बेल क्या होती है? एक आरोही लता होती है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये विषम पोषण प्रणाली द्वारा ही अपना भोजन इस परपोषी पादप से प्राप्त करती है, जिस पर कि ये आरोहित है। आरोहित यानी चढ़ी हुई है, बेल की तरह लिपटी हुई है। ओके। जिस वृक्ष पर ये अपने भोजन के लिए आरोहित होती है वह तो कहलाएगा उसका परपोषी। ठीक है। और ये स्वयं जो है वो क्या हो गया? परजीवी। अब इसमें होता क्या है? अमर बेल जो है इसके अंदर क्या होते हैं? इस बेल के अंदर आप देखिए, इसको स्क्रीन पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे चूषक होते हैं। इसके ऊपर के शरीर पर पूरे छोटे छोटे चूषक होते हैं, छोटे छोटे बालों की समान संरचना होती है, जो क्या होती है इस बड़े प्लांट्स के साथ चिपक जाती है और उसके कोशिकाओं और उत्तकों तक पहुंच जाती है, और उन उत्तकों से, कोशिकाओं से सारा भोजन क्या कर लेती है? छीन लेती है, ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण ये जो अमरबेल का प्लांट है वो तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाता है और बहुत बढ़ जाता है, जबकि ये जो अंदर जो ये जिस प्लांट पर ये उग रहा है, जिस प्लांट को पर ये आरोहित हो रहा है, वह प्लांट धीरे 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 मरने लगता है, क्योंकि उसका भोजन उसको नहीं मिल पाता है। वो भोजन कौन ले लेता है? परजीवी पौधा ले लेता है। ओके, क्लियर? तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा परपोषी और परजीवी में क्या डिफरेंस है। तो वापस एक बार क्लियर कर देती हूँ। परजीवी जो दूसरे पर चढ़कर दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित होता है वो परजीवी हो गया, और परपोषी जो अपना भोजन दूसरे को दे रहा है, जिसके कारण दूसरा पादप जीवित रह पा रहा है, वो कहलाएगा परपोषी पादप या होस्ट। ओके, तो आपको परजीवी और परपोषी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आपकी बुक में एक क्वेश्चन आता है। पहेली ये जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू और जोक जैसे जीव भी परजीवी हैं? तो देखिए, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मच्छर की। तो देखिए, मच्छर, आप खुद सोचिए कि मच्छर हमारे शरीर के ऊपर ही निवास करता है क्या? क्या वो हमारे खून या हमारा मच्छर क्या करता है? हमारा रक्त चूसता है। पर क्या रक्त चूसे बिना वो जिंदा नहीं रह सकता क्या? ऑब्वियसली मच्छर जो है वो हमारा रक्त चूसने के बगैर भी जिंदा रह सकता है। वह जीवित रहने के लिए हमारा रक्त नहीं चूसता, उसको रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा रक्त गर्म होता है और उस रक्त से वो अपने अंडों को सेता है। जैसे मुर्गी अपने अंडों को सेती है और उससे चूजे बाहर निकलते हैं, उसी तरह से मच्छर हमारे रक्त को ले जाती है, अपने अंडों को सेती है और उससे नए मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो मच्छर अपने पोषण के लिए हमारा रक्त नहीं लेता है, वह हमारे रक्त के ऊपर जीवित नहीं है या हमारे रक्त के ऊपर आश्रित नहीं है, इसलिए मच्छर परजीवी नहीं कहलाएगा। अब जू की बात करें, सॉरी खटमल की बात करें, तो खटमल का भी सेम प्रोसेस है। खटमल भी हमारा रक्त चूसता है, परंतु वह केवल हमारे रक्त के ऊपर जीवित नहीं है, वह अपना पोषण दूसरे जीवों से भी प्राप्त कर सकता है, तो इसलिए खटमल भी परजीवी नहीं है। लेकिन जू की बात करें और जोक की बात करें तो ये दोनों परजीवी है। क्यों परजीवी है? मच्छर तो परजीवी नहीं है, खटमल परजीवी नहीं है, परंतु जू और जोक दोनों परजीवी है। क्यों? क्योंकि जू जो है वह हमारे बालों पर और हमारी स्किन पर उत्पन्न भी होते हैं, वहाँ पर निवास भी करते हैं और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो उनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो क्या है? परजीवी है, क्योंकि वो हमारे शरीर पर ही आश्रित है। ओके, जोक की बात करें तो जोक जो है जिस स्थान पर जिस सजीव को काटता है उस सजीव के साथ चिपक कर रह जाता है, और तब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक कि वो पूरा रस उसका चूस नहीं ले, यानी कि उस पूरे शरीर से पूरा पोषण प्राप्त ना कर ले तब तक वो उसको छोड़ता नहीं है। यानी कि वह अपने पूरे पोषण के लिए उस होस्ट बॉडी के साथ चिपका हुआ रहता है, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? आश्रित हो गया अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए, इसलिए वो क्या है? एक परजीवी है। तो होपफुली आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि विषम पोषण प्रणाली किस प्रकार से चलती है, परजीवी पोषण क्या होता है। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं, मृतोपजीवी पादप यानी मृतजीवी पादप फंजाई क्या होते हैं, और सहजीवी पोषण क्या होता है। इसके अलावा मृदा अपने नाइट्रोजन की पूर्ति किस प्रकार से और डिटेल में उसको हम स्टडी करेंगे। तो होपफुली आपका आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि उन्हें भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आता हो, वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उन कमेंट्स के आंसर कर सकूँ और आपको आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।